क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो आज का चैप्टर हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ होने वाला है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। और हम देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। बट सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती क्या है। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया गया है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, इंसान कोई भी काम कर रहा है, किसी भी टाइप का काम कर रहा है, अगर उससे किसी भी टाइप का पैसा या इनकम जनरेट हो रही है ना, तो उस काम को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इकोनॉमिक चीज़ों से रिलेटेड जनरेशन हो रहा है, जैसे इनकम जनरेट हो रही है, वेल्थ जनरेट हो रही है, लग्जरी जनरेट हो रही है, तो उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, इसके भी कुछ टाइप्स हैं। कुछ प्राइमरी होती है, कुछ सेकेंडरी, कुछ टर्शरी एंड कुछ क्वाटरनरी। तो अभी हम बात करने वाले हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ना उनकी। देखो, अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है किस पे? एनवायरनमेंट पे। और डायरेक्टली डिपेंडेंट एनवायरनमेंट पे कैसे होती है, किस टाइप से होती है, मतलब एनवायरनमेंट पे वो कैसे डिपेंड करती है। देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना अपन को अवेलेबल, उन पे वो डायरेक्टली उनका यूज़ करती है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि डायरेक्ट यूज़ करती है नेचुरल रिसोर्सेज का, और इसी तरह डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है एनवायरनमेंट पे, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उनका एनवायरनमेंट से उनके रिसोर्सेज यूज़ करने के अंदर, तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। जैसे कौन कौन से रिसोर्सेज हो गए, या तो वो ज़मीन काम में ले रहे हैं, पानी, वेजिटेशन, मिनरल, बिल्डिंग मटेरियल। देखो, ये सारी चीज़ें ना हमें इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली डिपेंड होंगे तभी मिलेगी। डायरेक्टली डिपेंड नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हमें लैंड कहाँ से आएंगी। लैंड से रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा है तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट पे डिपेंड होना पड़ेगा। ऐसे ही देखो, मिनरल्स है। मिनरल्स हम लोग अर्थ के अंदर से माइनिंग करके निकालते हैं, तो हम अर्थ पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली वो निकालने के लिए। तो मिनरल वाली जो एक्टिविटीज़ आ गई वो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ गई। अब प्राइमरी एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वेरिंग। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाले जो लोग होते हैं ना, जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको रेड कॉलर वर्कर्स भी बोला जाता है। ऐसे ही सिमिलरली बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं ना, उनके भी कुछ नाम होंगे जो हम आगे के चैप्टर्स आएंगे उनमें देखेंगे। अब सबसे पहला टॉपिक चैप्टर के अंदर है हंटिंग एंड गैदरिंग। देखो, जो शुरुआत के ह्यूमंस थे ना, स्टोन एज वाले टाइम से जो ह्यूमन थे, अर्लीस्ट जो ह्यूमन थे ना, वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए डायरेक्टली और इमीडिएट सराउंडिंग जो होता था ना उनका, उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते थे। यानी उनके सामने कुछ भी है, उनके आसपास की जो जगह है, उन्हें मतलब नहीं था कहीं से जाना, लैपटॉप पे काम करना और फिर उससे सैलरी आएंगी, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं था। वो अपना जीने के लिए, जैसे जानवर कैसे जीते हैं, अपने सराउंडिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो अर्लीस्ट ह्यूमन थे वो भी इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंडेंट थे अपने सर्वाइवल के लिए। इमीडिएट सराउंडिंग जैसे कि एनिमल्स हो गए, एनिमल्स को खा लिया करते थे वो, और उनसे उनकी जो चमड़ी होती थी उससे कपड़े, जूते बना लिया करते थे, और साथ ही साथ में एडिबल प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट रहा करते थे। तो जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़, देखो प्रिमिटिव फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ है, प्रिमिटिव सोसाइटी से अपना क्या मतलब है, जो अभी उतनी डेवलप्ड नहीं है, जो डेवलप नहीं है। एक तो हम नॉर्मल सेंस में बोल सकते हैं कि जो डेवलप नहीं है, और एक ऐसे कह सकते हैं कॉमनली कि जो पुराने ज़माने के लोग थे, स्टोन एज वाले टाइम के जो लोग थे, उनको प्रिमिटिव सोसाइटी। साथ ही साथ में वो वाली सोसाइटी को हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं जो कि उतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन के अंदर नहीं रहती। जैसे कि अमेज़ॉन जंगल के ट्राइबल पीपल हो गए, तो वो उतने डेवलप्ड नहीं है। तो वो वाली जो सोसाइटी है ना, वो हंटिंग पर डिपेंड करती है, और हंटिंग वो ऐसे क्लाइमेट्स में करते, नॉर्मली हंटिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे एक्सट्रीम होती है क्लाइमेट की, या तो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह जैसे साइबेरिया, कनाडा वगैरह हो गए, या बहुत ज़्यादा गर्म जगह जैसे सारा डिज़र्ट वगैरह हो गए, तो यहाँ पर वो हंटिंग किया करते थे। पर जैसे वो जो हंटिंग करते थे ना, वो स्टोन एज टूल से ही करते थे, वो अपने प्रिमिटिव टूल से ही करते थे, जैसे स्टोन की वेपन्स हो गए। तो उससे क्या होता है, जो हंटिंग थी ना वो लिमिटेड रहती थी, और वो लिमिटेड रहती थी तो वो जो एनिमल होते थे वो भी कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं होते थे, तो वो कंटिन्यू ऐसे चलता जाता था। देखो, अगर हम लोग अभी का एग्जांपल देखेंगे तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ में फ़िशिंग होती है, पर वो फ़िशिंग अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया, और कुछ स्पीशीज़ है फिशेस की जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं।
लेकिन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जब करती है हंटिंग तो वो एक्सटिंक्ट नहीं होते, क्योंकि उनके टूल्स उतने वेपनाइज नहीं होते हैं और वो सिर्फ अपने खाने के लिए करते हैं, बेचने के लिए नहीं करते। दूसरी जो चीज़ है ना कि हंटिंग और गैदरिंग जो ह्यूमन बींग है उनकी ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। कैसे? जो प्रिमिटिव सोसाइटी के जो लोग थे ना वो क्या करते थे, वो हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड होते थे। किस किस के लिए? खाने के लिए, शेल्टर के लिए और कपड़ों के लिए। अब क्या है, हंटिंग और गैदरिंग के लिए उन्हें कम कैपिटल, मतलब उन्हें कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी किसी भी टाइप की, और उनके लिए कम टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी। किसी को मारना है तो आपका तीर भाले से काम चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की या बहुत ज़्यादा अपना रिसोर्स ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है उनके पीछे। तो ऐसे सिमिलरली इन ये जो एक्टिविटीज़ है हंटिंग और गैदरिंग, इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता था और लो टेक्नोलॉजी होती थी। अब इसकी वजह से होता क्या था ना कि पर पर्सन जो यील्ड होती थी, मतलब पर पर्सन एक इंसान आम के पौधे पे गया था, वो कितने सारे आम को गैदर कर पाया है या कितनी जानवरों को वो मार पाया है। नॉर्मली हफ्ते में एक बार, लाइक लक बाई चांस वाली बात है। और अगर मशीन से हम लोग मैंगो या एप्पल वगैरह इनको कलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कलेक्ट होगी, लेकिन एक इंसान मैनुअली कलेक्ट करेगा तो कम होगी। तो पर पर्सन उनकी यील्ड कम होती है, साथ में उनके पास में या तो सरप्लस बचता ही नहीं है, और अगर बचता है तो वो बहुत ज़्यादा कम बचते हैं। थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि ये कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, मतलब हंटिंग और गैदरिंग आज के टाइम पे कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले वो हम कुछ हाई लैटिट्यूड्स देखेंगे जहाँ पर होती है। हाई लैटिट्यूड का क्या मतलब होता है, इक्वेटर से जितनी दूर जगह होगी ना वो उतनी हाई लैटिट्यूड पे होगी, और पास वाली को लो लैटिट्यूड वाली बोलते हैं। तो हाई लैटिट्यूड वाले रीजन में कौन कौन आ जाते हैं, कनाडा एंड ऑल आ जाते हैं। फिर नदर्न यूरेशिया वाली जगह आ जाती है, जैसे साइबेरिया वगैरह हो गया, रशिया का जो पोर्शन है वो हो गया, और यूरोप की कुछ आ गई जैसे ग्रीनलैंड वगैरह आ गई। और वैसे सिमिलरली जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसी के अंदर जो सदर्न चिली है ना वो आ जाती है, मतलब जो साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री है सदर्न चिली, तो वो है उसके अंदर होती है, नॉर्दर्न यूरेशिया में, नॉर्दर्न कनाडा में और सदर्न चिली में। नाउ लो लैटिट्यूड वाली जगह वहाँ पर कहाँ पर है, जो अमेज़ोन के जो जंगल है उनमें होती है, क्योंकि वहाँ पे ट्राइब्स रहती है, तो प्रिमिटिव सोसाइटी हो गई वो। और एक जो साउथ ईस्ट एशिया है ना उसके अंदर के साइड जो घने जंगल वगैरह है वहाँ पर भी होती है। साथ ही साथ में जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका का जो ट्रॉपिकल पोर्शन है ना ये वाला, इस जगह के आसपास का, तो यहाँ पे भी होती है, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है। अब मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ कि ये कमर्शियल हो गई है, मार्केट ओरिएंटेड गैदरिंग होनी शुरू हो गई। मतलब जो वहाँ के लोग हैं वो जो सामान होता है उसको इकट्ठा करते हैं, जो वैल्यूएबल सामान होता है, जैसे कि वैल्यूएबल प्लांट्स हो गए, लीव्स हो गई, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, कुछ ऐसी बाग्स हो गई प्लांट्स की जो कि ज़रूरत के अंदर काम में आती है, तो उनको वो मार्केट में सेल करने के लिए ज़्यादा इकट्ठी करने लग गए। तो आजकल जो गैदरिंग है वो मार्केट ओरिएंटेड और कमर्शियल हो गई है एक नेचर के अंदर। फिर वो क्या करते हैं, उसको मार्केट के अंदर बेच देते हैं। बट क्या है, वो मार्केट में बेच रहे हैं, बट स्टिल गैदरिंग है ना वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं बनने वाली है इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्लोबल लेवल पे। क्यों? क्योंकि क्या है, ये जो गैदरिंग है एक तो वो कम अमाउंट में हो पा रही, उतनी ज़्यादा हो नहीं पा रही, तो वो जो मार्केट है उस मार्केट में वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट कम्पीट इन द मार्केट। साथ ही साथ में जो सिंथेटिक मटेरियल्स है ना वो अच्छी क्वालिटी के और सस्ता सामान प्रोवाइड करवा देती है। तो लोगों को अच्छी क्वालिटी भी मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है, तो वो ऑब्वियसली महंगे और अच्छी क्वालिटी की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये उतना अच्छा सोर्स नहीं रहा है इनकम का। नाउ कम्स पेस्टोरलिज्म। ये क्या होता है, देखो अब इतनी देर लोग क्या कर रहे थे, प्रिमिटिव लोग क्या कर रहे थे, इसका पेस्टोरलिज्म का मतलब मैं अभी समझाऊंगी आपको। पहले लोग क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे। अब धीरे धीरे उन्हें पता चला कि देखो या तो कभी महीने में एक बार हंटिंग हो गई या वीक में एक बार हुई है, उनका काम नहीं चल रहा, तो उनको एक चीज़ समझ में आई कि जो हंटिंग है ना वो जीने के लिए एकदम सस्टेनेबल नहीं है। मतलब ये प्रॉपर नहीं है कि कंटिन्यूस इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कंटिन्यूस रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं, हो सकता है बीच में हमें मिले नहीं। तो इस चक्कर में लोगों ने क्या किया, जो जानवर थे ना उनका डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये जब डोमेस्टिकेशन हुआ ना, यानी जो जानवर थे अब उनको उन्होंने पालना शुरू कर दिया अपने प्रॉफिट के लिए, जैसे खाना पानी, मीट, वूल
और कपड़े के लिए, शेल्टर के लिए, इन सब के लिए उन्होंने उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। तो ये जो एनिमल का डोमेस्टिकेशन प्रोसेस है ना, इसी को पेस्टोरलिज्म बोलते हैं। आज की दुनिया के अंदर एनिमल रियरिंग 2 टाइप की होती है, यानी ये जानवरों को जो पालते हैं और फिर उससे काम करवाते हैं अपना, वो 2 टाइप का काम निकालते हैं अपना, वो 2 टाइप का है। एक तो सबसिस्टेंस और एक कमर्शियल। देखो सबसिस्टेंस क्या होता है और कमर्शियल क्या होता है। कमर्शियल नाम से पता चल रहा है कि जो बेचने के लिए हुआ है वो। सबसिस्टेंस होता है खुद के काम के लिए, मतलब एक फैमिली के लिए एक गाय इनफ है, उससे दूध मिल गया तो बस ऐसे खुद के यूज़ के लिए। और ये कौन से करेंगे, ये डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कैसी है और वहाँ की जियोग्राफी कैसी है, डेवलप्ड है कि नहीं है, वहाँ पे अच्छे टूल्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उन पे सब पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की एनिमल रियरिंग अभी चल रही होगी। अब एनिमल रियरिंग के अंदर टॉपिक आता है नोमैडिक हर्डिंग का। नोमैडिक हर्डिंग क्या है? नोमैडिक का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, और हर्डिंग में यानी वो जो एनिमल्स पालते हैं। और ये एग्जाम्पल है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी का। सब्सिस्टेंस यानी खुद के काम में जितनी ली जा सके उसका, और प्रिमिटिव यानी कि पुराने टाइप के जो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो। तो जो हर्डर्स होते हैं ना, वो एनिमल पे डिपेंड होते हैं। दे रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। खाने पीने, आने जाने के लिए, शेल्टर के लिए और टूल्स के लिए, जैसे उनकी हड्डियों से कुछ टूल्स वगैरह बना लिए, तो उनके ऊपर डिपेंड करते थे एनिमल्स के ऊपर। अब ये लोग क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कैसे जाते हैं, किस वजह से जाते हैं, ताकि वहाँ पर क्या मिले, क्वालिटी। मतलब डिपेंड क्या करता है कि इस जगह से ये इस जगह पे क्यों गए, इस जगह से ये इस जगह पे क्यों नहीं गए। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ के जो घास के मैदान है, जो वहाँ के पास्चर्स हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, और साथ ही साथ में वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो वो मूव करते हैं इन 2 चीज़ों पे डिपेंड होके कि हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ पैस्चर्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब क्या है, ये एक जगह से हो सकता है ये लोग यहाँ पर आ गए, बट हो सकता है कल को ये और आगे चले जाए। तो अब ये और आगे जाएंगे तो जो यहाँ से जो लोग इधर आए होंगे ना, उनके साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट ये कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी ना वेल डिफाइंड टेरिटरी होती है। मतलब ये जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ होती है ना, एक कम्युनिटी की वेल डिफाइंड टेरिटरी होती है कि ये कितनी जगह में जाएंगी। ये पुराने ज़माने से इनकी बनी आ रही है, ऑलरेडी नेचुरल है इनकी कि ये यहाँ तक जाने वाले हैं, ये बहुत सारे टाइम से आ रही, तो इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ होते नहीं है। अब कौन सी जगह है जहाँ पर कैसे एनिमल्स, मतलब अलग अलग रीजन्स जहाँ पर अलग अलग एनिमल्स रखे जाते हैं। देखो अगर हम ट्रॉपिकल अफ्रीका यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जो पोर्शन है ना, वहाँ तक उसके आसपास वाले इलाका जो है, उस इलाके के अंदर कैसे जानवर रखे जाते हैं। वहाँ पर नॉर्मली कैटल्स रखे जाते हैं, जैसे गाय होगी, भैंस हो गई, ऐसे वाले जो कैटल्स जिसको बोलते हैं ना, वो कैटल रखे जाते हैं नॉर्मली वहाँ पर। और फिर जैसे सहारा या बाकी जो एशिया के डेजर्ट्स हैं ना, वहाँ पर क्या रखे जाते हैं, एक तो डेजर्ट है तो ऑब्वियसली वहाँ पर कैमल रखा जाएगा। साथ में वहाँ पर डेजर्ट में सर्वाइव करने वाली जो ब्रीड है ना, उस ब्रीड की भेड़ें और बकरियां रखी जाती है, शीप, गोट्स एंड कैमल। अब जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि तिब्बत हो गया या एंडीज़ हो गया अमेरिका का, तो उसमें क्या होता है, वो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर क्या रखे जाते हैं, याक। जैसे इंडिया के अंदर हमने देखा कि जो पहाड़ी लोग हैं वो याक पालते हैं, और सिमिलरली एंडीज़ वाले रीजन के अंदर लोग लामास को पालते हैं। अब बहुत ठंडे वाले बर्फीले इलाकों में रेनडियर रखा जाता है, जिस पे सेंटा क्लॉज आते हैं ना, उसको रेनडियर बोलते हैं, तो वो रखा जाता है। ये 4 जगह हो गई। अब कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर ये पेस्टोरल नोमैडिज्म है, यानी नोमैडिक हर्डिंग जो है वो करी जाती है। देखो 3 रीजन्स है उसके। कौन कौन से? एक तो है कि देखो अटलांटिक ओशन से लेकर, ये जैसे अटलांटिक ओशन हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप, ये मेडिटेरियन सी हो गया, देन यहाँ से जो एशिया है वो हो गया, मतलब ये जो अरेबियन पेनिनसुला है वो, और फिर यहाँ से बाकी जो एशिया है वो, ऐसे करके। तो अटलांटिक वाली जो शोर है ना, वहाँ से शुरू होते होते नॉर्दर्न अफ्रीका, अरेबिया, देखो नॉर्दर्न अफ्रीका जो है, अरेबिया जो है, और अरेबिया से फिर मंगोलिया और सेंट्रल चाइना, मतलब ये जो जगह है ना, यहाँ पर रखी जाती है अच्छी खासी नोमैडिक हर्डिंग करी जाती है।
साथ ही साथ में जो यूरेशिया है यानी यूरोप और जो एशिया है उसका कुछ हिस्सा है। देखो जो ऊपर जो ठंडा वाला पोर्शन है ना उस जगह पे करी जाती है, जो टुंड्रा रीजन है यूरेशिया का वहाँ पर करी जाती है। और फिर करी जाती है साउथ वेस्ट अफ्रीका में और मेडागास्कर का जो आइलैंड है वहाँ पर। ये जो नोमैडिक हर्डिंग करते हैं ना इनके मूवमेंट कैसे हो सकते हैं? देखो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो सकते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना एंड फिर वापस उसी जगह पे आना, तो ये इनका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया। साथ ही साथ में उनके वर्टिकल मूवमेंट भी होते हैं। वर्टिकल यानी एल्टीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। एल्टीट्यूड पे कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई पहाड़ है तो वो क्या करते हैं, देखो ठंडियों में इस पहाड़ में ऊपर जाओगे तो ठंड बढ़ेगी, तो वो क्या कर सकते हैं, एक सीज़न में वो नीचे रहते होंगे, फिर नेक्स्ट सीज़न में वो ऊपर की तरफ बढ़ जाते होंगे और वापस जब सीज़न चेंज होता होगा तो वो नीचे आ जाते होंगे, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट। देखो अब एक पॉइंट आता है ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या होती है? एक टाइप का माइग्रेशन है। उस माइग्रेशन में क्या होता है, समर्स के अंदर प्लेन्स से माउंटेन्स के अंदर जाया जाता है और विंटर्स में माउंटेन से वापस प्लेन्स वाले इलाके में आया जाता है। इस टाइप की जो ये माइग्रेशन है ये हिमालयन रीजन में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे गुज्जर, बकरवाल, गड्डीज और भूटियाज ऐसी करते हैं। उनके फिक्स्ड टेरिटरी होती है जहाँ पर वो गर्मियों में पहाड़ के ऊपर जाते हैं और सर्दियों में वापस पहाड़ से नीचे आ जाते हैं। टुंड्रा रीजन जो है वहाँ पर मतलब जो ठंडा पोल्स वाला रीजन है उस पोलर रीजन में क्या होता है, समर्स में तो साउथ से नॉर्थ की तरफ चल जाते हैं यानी पोल्स के पास में चल जाते हैं और विंटर्स में पोल्स से वापस मतलब साउथ की तरफ आ जाते हैं, नॉर्थ से। अब इसके कंसर्न क्या है, लाइक हमने देख लिया नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, कहाँ पे होती है, कौन से एनिमल्स होते हैं, ट्रांसह्यूमेंस क्या है और ये सारी चीज़ें देख ली। बट इसके कुछ चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस क्या है कि अभी नोमैडिक हर्डिंग है ना वो डिक्रीज़ कर रही है रैपिडली। मतलब अभी उतने नोमैडिक वाले चरहा नहीं है जितने पहले हुआ करते थे, उनके नंबर कम होते जा रहे हैं। कम क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उनका एरिया कम होता जा रहा है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ बन गई है। आपकी एक कंट्री है तो यहाँ से नहीं आना। पहले हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ तक जाते होंगे बट यहाँ पर बन गई तो अब ये जा नहीं पाते होंगे, एक रीज़न हो गया। साथ ही साथ में अलग अलग कंट्रीज़ में नए नए सेटलमेंट प्लान्स आ रहे हैं कि आप लोग नोमैड्स मत रहो, यानी घुमक्कड़ चराहे मत रहो, आप घूमो मत एक जगह से दूसरी जगह पर, किसी एक जगह पर सेटल हो जाओ। तो ऐसे प्लान्स भी आ गए हैं कुछ कुछ कंट्रीज़ के अंदर। अब आती है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। तो कमर्शियल से हमें पता चल जाता है कि ऑब्वियसली ये प्रॉफिट के लिए करी जाती है, तो ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और इस पर कैपिटल का ज़्यादा यूज़ होता है यानी पैसों का ज़्यादा लेन देन है इसके अंदर। जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रैंचिंग होती है ना, यानी जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग है, देखो रैंचिंग यानी कमर्शियल लाइफ स्टॉक के लिए मतलब कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में क्या होता है, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उन बड़े बड़े फार्म्स को रेंचेस बोले जाते हैं और इसीलिए इसको रियरिंग को हम लोग रेंचिंग भी बोल देते हैं। तो ये जो कमर्शियल वाली रेंचिंग है ना, रियरिंग है, ये वेस्टर्न कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है और यहाँ पर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं, इनके परमानेंट रेंचेस होते हैं, इनके परमानेंट फील्ड्स होते हैं। जो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं ना उनको रेंचेस बोलते हैं और ये बहुत लार्ज एरियाज़ होते हैं, रेंचेस के लंबे बड़े फील्ड्स होते हैं, बट दे आर डिवाइडेड इनटू पार्सल्स। ये पार्सल्स क्या है, देखो ये बहुत बड़ी सी एक रेंच है यानी बहुत बड़ा एक लार्ज एरिया का फील्ड है। अब क्या होता है, इस फील्ड में जगह जगह पर ऐसे फेंसेस बना के इसको डिवाइड किया हुआ होता है। तो जैसे आज ये जो बहुत सारे भेड़ बकरियां वगैरह जो भी हैं इनके जानवर हैं उनको उन्होंने आज इस जगह पर चरा लिया, इस पार्सल के अंदर चरा लिया इन्होंने। तो क्या होगा, अब इस पार्सल की जो घास है वो कम हो जाएगी, वो कम बचेगी, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो यहीं पे चराएंगे तो ये कितने एक दिन घास चलेगी, नहीं चल पाएगी। तो क्या करते हैं, ये नेक्स्ट डे इसमें ले जाएंगे, फिर इसमें ले जाएंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और फिर वापस जब इसमें आएंगे ना तब इसमें वापस घास उग चुकी होगी। तो इसके लिए पार्सल्स में डिवाइडेड होता है जो कि फेंस्ड होते हैं। ये किस लिए रखे जाते हैं पार्सल्स? टू कीप कंट्रोल ऑन द ग्रेजिंग। अब क्या है, कितने एनिमल रखे जाएंगे एक रैंच के अंदर, वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है कि वहाँ की जो घास है, वहाँ का जो पेस्चर है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो कितने एनिमल को फीड कर सकती है। नंबर ऑफ़ एनिमल्स डिपेंड ऑन दी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पेस्चर। और ये नॉर्मली एक रैंच के अंदर एक ही टाइप के जानवरों को रखा जाता है।
कैसे कैसे, जैसे शीप, कैटल, गोट्स एंड हॉर्सेस, इनको रखा किस लिए जाता है, इनके मीट के लिए, वूल के लिए, हाइड्स और स्किन के लिए। फिर क्या होती है, इनसे जो ये मटेरियल मिलता है ना, इसको ये प्रोसेस करते हैं, इनको पैक करते हैं और वर्ल्ड मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये वाली जो रेयरिंग होती है ना, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से करी जाती है, मतलब खुद के मन मर्जी से आप कुछ भी कर रहे हो वैसे नहीं, इस प्रॉपर एक मेथड फॉलो करा जाता है। उस मेथड में ध्यान रखा जाता है ब्रीडिंग का, कि इनको कितने टाइम के बाद में ब्रीड करवाना है, मतलब एक अच्छी प्रजाति है और एक ख़राब प्रजाति है, तो आपस में उनको ब्रीड करवा के एक मीडियोकर टाइप की प्रजाति नहीं बनवानी है, उनकी जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होता रहे, मतलब अच्छी से अच्छी बनती रहे, उसका भी ध्यान रखना है। तो फिर ये दो अच्छी ब्रीड्स को, फॉर एग्जांपल एक अच्छा दूध देती है और एक डिजीज़ नहीं होते हैं उसके अंदर, तो ये इन दोनों को की ब्रीडिंग करवा के एक ऐसी वैरायटी बनाना पसंद करते हैं जिसमें दूध भी अच्छा दे और डिजीज़ भी नहीं हो, और साथ में ये ध्यान रखते हैं कि वो जो एनिमल्स हैं उन पर कोई बीमारी का ख़तरा नहीं है, और अगर ख़तरा है तो उसको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करें। और ये कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग कहाँ पे फेमस है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूएसए, ईटीसी। अब हम देखेंगे खेती यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हर जगह पे होता है एग्रीकल्चर, बट मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी हर जगह की कुछ अपनी फिजिकल कंडीशंस होगी और कुछ अपनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होगी। देखो, फिजिकल कंडीशन यानी किसी की क्या क्लाइमेट है, कैसी सॉइल है, कैसा वेदर है, कैसी लैंड फॉर्म है, मतलब माउंटेन है कि प्लेन है, कैसा है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की अमीर जगह है कि गरीब जगह है, डेंसली पॉपुलेटेड है कि स्कार्सली पॉपुलेटेड है, वगैरह वगैरह से इसके फिजिकल और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से इनके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और उन कॉम्बिनेशन से ही अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर आती है। मतलब कैसे क्रॉप्स उगाए जाएंगे तो उनके साथ में जानवर पाले जाएंगे कि नहीं पाले जाएंगे, तो किस टाइप का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं वहाँ के लोग, वो डिपेंड करता है वहाँ की फिजिकल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के कॉम्बिनेशन के ऊपर। एग्रीकल्चर का सबसे फर्स्ट पॉइंट है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस का मैंने मतलब पहले भी समझाया था, बट अभी फिर समझा रही हूँ कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि लोकली ग्रोन प्रोड्यूस जो होता है, इस फार्म के अंदर कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है, ये लोकली प्रोड्यूस हुआ है, इसके अंदर चलो इतना 10 किलो गेहूँ इसके अंदर प्रोड्यूस हो गए, तो यहाँ के जो लोग होंगे ना जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है, वही इसको कंज्यूम कर लेंगे, इनको बेचने के पास में सरप्लस नहीं बचेगा, कंज्यूम्ड बाय द पीपल एंड देयर इज़ नो सरप्लस लेफ्ट टू सेल। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और ये दुनिया में जगह जगह पे होता है। शिफ्टिंग क्यों बोलते हैं वो अभी मैं बताऊंगी। ये कहाँ पे कौन कौन लोग करते हैं, इसमें अफ्रीकन ट्राइब्स करती है इसको, सेंट्रल अमेरिका में भी होता है, यानी देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बीच में ये कुछ कुछ कंट्रीज़ है ना यहाँ पर, वेस्ट इंडीज़ एंड ऑल, ये वाले जो कंट्रीज़ हैं इनको सेंट्रल अमेरिका बोलता है, तो यहाँ पर होती है। और साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर भी होती है। क्या होता है, एक जंगल होता है, उस जंगल में जो पेड़ पौधे घास वगैरह उनको क्या किया जाता है, आग दी जाती है और उनको क्लियर कर दिया जाता है, यानी वेजिटेशन इज़ क्लियर्ड बाय द फायर। वहाँ से आग से उनको जला दिया, फिर जो वहाँ की एशेस बची ना वो बहुत फर्टाइल होगी, क्योंकि एक जंगल एक फर्टाइल जगह पे ही होगा, तो वो जो एशेस होगी उनकी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी। अभी भी हम गाँव में देखते हैं कि अगर वो चूल्हे से जलाते हैं, चूल्हा काम में लेते हैं, तो कई बार वो जो एशेस होती है उनको इकट्ठी करके रखते हैं, और जब ये सोविंग वगैरह प्लविंग वगैरह का काम आता है तब उसको बिखेरते हैं अपने खेतों में, तो वो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी बढ़ाती है सॉइल की। तो उसके लिए फिर जो इनकी एशेज़ है ना उसको उस लैंड में और ऐड कर दिया जाता है फर्टिलिटी के लिए, फिर वहाँ पर उगाया जाता है अच्छे से, 3-4 साल वहीं पे रहा जाता है, और फिर क्या होता है वहाँ की फर्टिलिटी कम होने लगती है, तो लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और फिर उस दूसरी जगह पे वापस पहले उसको आग लगा के क्लियर करते हैं, फिर एशेस लगाते हैं, और फिर वापस वही सेम प्रोसेस रिपीट होता जाता है। तो इसको देखो, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेशन है पहले उसको काटते हैं, फिर उसको जलाते हैं, उसके बाद में उसकी एशेस को खेतों में छिड़कते हैं, तो इसलिए एक तो इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी है, साथ ही साथ में इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं उसी के अंदर प्रैक्टिस करी जाती है, और इसमें कोई बहुत
हाईली डेवलप्ड वेपनाइज्ड मशीनरी काम में नहीं लिया जाती, इसमें बहुत नॉर्मल जो प्रिमिटिव टूल्स होते हैं वही काम में ली जाती, क्योंकि अल्टीमेटली इसको कर तो ट्राइबल लोग ही रहे हैं ना, तो उनके पास में इतनी डेवलप्ड चीज़ें हैं भी नहीं, तो काम में ली जाती है प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि होज एंड स्टिक्स। देखो अब क्या लिखा है कि आफ्टर 3-5 years फर्टिलिटी इज़ लॉस्ट, सो फार्मर्स मूव टू डिफरेंट पैचेस। और कुछ टाइम के बाद में जब यहाँ पे वापस पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं ना, तो फार्मर्स वापस इस जगह पे वापस भी आ जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि जो जूम साइकिल होती है, जूम साइकिल क्या होती है, इसको काटना, ऐसे करना, फिर वहाँ पर उगाना, फिर दूसरी जगह पर जाना, इसका टाइम है ना धीरे धीरे कम से कम होता जा रहा है, क्योंकि उस जगह की जो फर्टिलिटी है ना वो कम होती जा रही है। जैसे कितनी बार इसको प्रोसेस को रिपीट करोगे, इतनी बार रिपीट करोगे, उतनी बार उसकी कम से कम फर्टिलिटी होती जाएगी। तो ऐसे अलग अलग पैचेस होते हैं, उनकी फर्टिलिटी में लॉस होता जाता है धीरे 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 धीरे। अब इसको दुनिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब दुनिया में अलग अलग जगह हो रही है, अलग अलग उनकी लैंग्वेज से, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पर इसको जूमिंग बोलते हैं। इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर इसको लदांग बोलते हैं। सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको के अंदर इसको मिल्पा बोलते हैं। अब आती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये क्या होती है? इंटेंसिव यानी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जा रहा है उस चीज़ का। वो कौन सी एग्रीकल्चर है, कहाँ पे हो रही है? वो ऐसे जगह पे होती है जो कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, एक की जगह पे बहुत सारे लोग, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी उनकी अच्छी खासी होती है। और साथ ही साथ में ये होती है मॉनसून एशिया के अंदर। ओके, वो जगह है एशिया की जहाँ पर मॉनसून क्लाइमेट है, वहाँ पे क्या प्रैक्टिस होती है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब ये दो टाइप की होती है, एक वो होती है जहाँ पे केवल चावल की खेती होती है, एक वो होती है जहाँ पे चावल के अलावा दूसरे क्रॉप्स हैं उनकी खेती होती है। तो सबसे पहले देखेंगे पैडी डोमिनेटेड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखो इसमें पैडी का डोमिनेंस होता है, यानी इसमें चावल ज़्यादा उगाए जाते हैं। जो लैंड होल्डिंग्स होती है, यानी एक जो प्लॉट होता है वो कम बहुत छोटा होता है। छोटा क्यों होता है? देखो डेंसली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़मीन कम है, तो क्या होता है, लैंड होल्डिंग्स है वो छोटी होती है। साथ ही साथ में इसमें मशीनरी का हाथ में नहीं लिया जाता है। इसमें जो फैमिली है, फैमिली के लोग ही लेबर प्रोवाइड करते हैं, वही काम करते हैं इसके अंदर। तो और इसमें क्या होता है कि एक साल में जो ज़मीन है उसमें 3-4 बार क्रॉप्स उगा ली जाती हैं, तो इसमें जो लैंड है ना उसका बहुत अच्छा खासा इंटेंसिव यूज़ होता है। साथ ही साथ में मशीनरी लिमिटेड होती है, मैनुअल लेबर होता है, लोग हाथ से काम करते हैं वहाँ पर। और फर्टिलिटी के लिए उनके जो फार्म यार्ड मैन्योर है, यानी जो पुराना उनका भूसा वगैरह है उससे, साथ ही साथ में जो जानवरों ने, अगर उनके पास में जानवर है तो उनकी जो खेती, उनकी जो गोबर वगैरह उससे जो खाद बनाई गई है वो, यानी वही मैन्योर डाली जाती है जो उस फार्म के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। तो फार्म यार्ड मैन्योर डाली जाती है पैडी डोमिनेटेड एरियाज़ में। इसमें क्या होता है, इसकी यील्ड ज़्यादा होती है, यानी पर एरिया में जैसे 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जितने चावल उगने हैं ना उनकी यील्ड बहुत ज़्यादा होगी, मतलब वो बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर उगेंगे। बट लेबर प्रोडक्टिविटी कम है, लेबर प्रोडक्टिविटी इसमें कम है। क्यों? क्योंकि फैमिली में अगर 10 लोग हैं ना, ज़रूरत उसमें चाहे 7 लोगों की ज़रूरत हो, लेकिन वो 10 के 10 उसमें काम कर रहे हैं, साथ ही साथ में मशीन का काम नहीं ले रहे हैं, वो हाथ से काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो कम कर पाएंगे। तो लेबर प्रोडक्टिविटी तो कम होती है, बट यील्ड होती है वो ज़्यादा हाई होती है। दूसरा आ जाता है अदर क्रॉप डोमिनेटेड। अब क्या होता है, जो हर जगह होती है उसकी सॉइल रिलीफ और क्लाइमेट अलग टाइप की होती है, उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आप चावल उगा पाओ, और ये कॉमन सेंस की बात भी नहीं होती। अगर वहाँ पर नहीं उग सका फिर भी उगाओगे तो आप कंगाल हो जाओगे। तो वहाँ पर दूसरी चीज़ें उगाई जाती है, क्या क्या, वीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगम, ये चीज़ें उगाई जाती है चाइना, मंचूरिया, जापान, कोरिया वाले इलाके में। इंडिया के अंदर जो, देखो ये गैंगेटिक, ये गंगा हो गई और ये इंडस हो गई, तो इसका जो वेस्टर्न हिस्सा है ना, ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है, नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर वीट, गेहूँ उगाए जाते हैं। और ड्राई वेस्ट यानी राजस्थान वाला, हरियाणा एंड जो सदर्न ड्राई वेस्ट रीजन है उनके अंदर मिलेट्स उगाए जाते हैं। ये हो गई। अब इन दोनों में पैडी डोमिनेटेड और जो बाकी वाले क्रॉप्स है नॉन पैडी डोमिनेटेड के अंदर एक डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि नॉन पैडी वाले जो है ना उनमें इरिगेशन की बहुत
ज़रूरत पड़ती है, वाइल पैडी डोमिनेटेड वालों में इतनी इरीगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर आता है। क्या हुआ, जब कलोनियलिज्म बढ़ रहा था, इम्पीरियलिज्म बढ़ रहा था, तो जो यूरोप के लोग हैं ना, उन्होंने जो अपनी ट्रॉपिक वाली कॉलोनीज़ है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जो उनकी जगह थी ना, जो जो उनकी कॉलोनीज़ थी, वहाँ पर उन्होंने अलग अलग टाइप के प्लांट्स इंट्रोड्यूस करे और उनको लार्ज नंबर के अंदर ग्रो किया। जैसे एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा खेत है या बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर ऐसे 100, 300, 400 बीघा के अंदर सेम ही चीज़ को उगाया जा रहा था, उसको प्लांटेशन बोलते हैं। अब उसके हम लोग देख लेते हैं, वो क्या होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है पूरी की पूरी। मतलब यूरोपियंस ने ये काम इसीलिए किया था ताकि यहाँ से प्रॉफिट मिले, यहाँ से मिले, बेच दे मार्केट में और अपन के पास में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल फार्मिंग होती है ये। इसके लिए बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं या प्लांटेशंस होते हैं, जैसे चाय के बागान हो गए तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वैसे लार्ज फार्म्स होते हैं, लार्ज स्टेट्स होते हैं या प्लांटेशंस होती है। और इसमें अच्छा खासा कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ता है, अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है इसके अंदर। साथ में इसको मैनेज करने के लिए भी मैनेजर्स वगैरह रखने पड़ते हैं, अलग अलग पोजीशंस होती है उनकी, और इसको टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए होता है। साथ ही साथ में ये जो प्लांटेशंस होते हैं ना, इनकी ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स होनी भी ज़रूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन लिंक नहीं होगी तो ये तो फैक्ट्री के पास में नहीं पहुंच पाएंगे या मार्केट तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसके लिए ज़रूरत है कि जो प्लांटेशंस है ना, उनकी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन लिंक हो, ताकि पहले उनको फैक्ट्री में ले जाके प्रोसेस किया जाए और बाद में मार्केट में ले जाके एक्सपोर्ट कर दिया जाए। और ये सेंस मैनुअल लेबर पे भी ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर चीप लेबर मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसी जगह पे ये होता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पर एक ही क्रॉप का स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक ही लंबी चौड़ी जगह पर एक ही टाइप के पौधे उगाए जाते हैं प्रॉफिट के लिए, तो उसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखो अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ कुछ हैं। जो फ्रेंच था, यानी जो फ्रांस है, जो फ्रांस कंट्री के जो फ्रेंच लोग हैं, फ्रेंच लोगों ने क्या किया, वेस्ट अफ्रीका जो था, यानी ये जो अफ्रीका है, इसमें जो वेस्टर्न पोर्शन है ना अफ्रीका का, जो वेस्टर्न रीजन है अफ्रीका का, इस वेस्टर्न रीजन के अंदर उन्होंने ककाओ बीन्स और कॉफ़ी की अच्छी खासी प्लांटेशन करी थी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर चाय के बागान लगाए थे। मलेशिया के अंदर उन्होंने रबर लगाए थे। देखो अपने आसाम, दार्जिलिंग साइड में जो टी गार्डन्स है ना, वो उन्हीं के टाइम के हैं। ये 10th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी। शुगर केन और बनाना वेस्ट इंडीज़ में थे। इंडिया श्रीलंका में चाय थी, मलेशिया में रबर था और शुगर केन बनाना कहाँ थे, वेस्ट इंडीज़ में। सिमिलरली जो स्पेनिश और अमेरिकन लोग थे, उन्होंने कोकोनट और शुगर केन को प्लांट किया था कहाँ, फिलीपींस के अंदर। एक टाइम ऐसा था जब डच थी ना, डच के पास में इंडोनेशिया के अंदर वो शुगर केन उगाता था और शुगर केन की उसके पास में मोनोपोली थी कि वो ही सिर्फ शुगर केन उगा सकता है इंडोनेशिया के अंदर। तो ऐसे ऐसे इन्होंने जगह जगह पर अलग अलग टाइप के प्लांटेशंस करे थे। अभी क्या है, वो कंट्रीज़ आज़ाद हो गई कलोनियलिज्म से और वो कंट्रीज़ अब खुद के खुद मालिक है, यानी उनके पास में खुद के सोवरेन राइट्स हैं। तो ये जो प्लांटेशन की पहले ओनरशिप जो इन इम्पीरियल पावर्स के पास में हुआ करती थी, यूरोपियन पावर्स के पास में थी, उनकी ओनरशिप अब शिफ्ट हो गई या तो उस कंट्री के गवर्नमेंट के पास में, या वहाँ के जो नेशनल सिटीजन्स हैं, वहाँ के कुछ लोग हैं, उन्होंने उनके बड़े बड़े टी प्लांटेशंस को खरीद लिया है। अब आता है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, यानी बड़े बड़े फार्म्स। अब उन बड़े बड़े फार्म्स में इतनी देर हम लोग प्लांटेशन का देख रहे थे, लेकिन अब प्लांटेशन नहीं है, अब उनमें ग्रेन उगाए जाएंगे, उसमें अन्न उगाया जाएगा। तो वो जो बड़े बड़े एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है उसकी बात होगी। ये कहाँ पे प्रैक्टिस करे जाते हैं, ये प्रैक्टिस करे जाते हैं इंटीरियर पार्ट्स में। यानी देखो ये कोई सी भी जगह है और यहाँ पर जैसे पानी वगैरह है, तो ये कोस्टल रीजन हो गया ये वाला, बट ये जो अंदर का पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं इंटीरियर रीजन। तो ये जो अंदर के जो पार्ट्स हैं ना, उन जगह पे किया जाता है। कहाँ के अंदर के पार्ट्स, वहाँ के जहाँ पे सेमी एरिड लैंड्स हो, मतलब एकदम एरिडिटी नहीं हो वहाँ पर कि एकदम रेगिस्तान हो, बट बहुत ज़्यादा बरसात भी नहीं होती हो, वैसी जगह के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं ना, मिड लैटिट्यूड्स में। यानी देखो ये हो गई 0 डिग्री, ये लो, ये हाई। अब ये जो बीच वाली जो मिड लैटिट्यूड वाली जो जगह है ना, इस यहाँ पे की जाती थी कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। नॉर्मली यहाँ पर वीट उगाया जाता था, मतलब
अन्न को हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो या तो चावल या गेहूँ से जानते हैं, बट चावल एशिया वाले लोग ज़्यादा खाते हैं, बाकी लोग नहीं खाते, तो बाकी कंट्रीज़ में भी होगी ना ये। तो वीट एक बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल क्रॉप है जो कमर्शियली ग्रोन क्रॉप है, ओके। और बाकी दूसरी भी हैं जैसे कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राय, ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या है ना, ये जो उगाए जाते हैं ये भी बहुत बड़े बड़े फार्म्स में उगाए जाते हैं, और बड़े बड़े फार्म्स में उगाए जाते हैं मतलब बहुत लंबी चौड़ी जगह है, ऐसे 200 मतलब 2-3 बीघा के अंदर नहीं, 400-500 बीघा के अंदर उगाए जाते हैं, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े फार्म्स होते हैं ये। अब क्या होता है, अगर इतने बड़े बड़े फार्म्स हैं तो इतने बड़े फार्म्स के अंदर मजदूर रख भी दिए, लेबर्स रख भी दिए, तो उनको कितना टाइम लगेगा उसकी हार्वेस्टिंग करने के अंदर, तब तक तो दूसरा सीज़न भी आ जाएगा दूसरे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए वहाँ पर। तो क्या होता है, इन सब रीजंस की वजह से वहाँ पर देखो, वहाँ की प्लफिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जितना भी मतलब वहाँ की जो ज़मीन है उसकी खुदाई से लेकर उसमें बीज बोने से लेकर उनकी बाद में देखभाल से लेकर जब तक उनकी कटाई बुनाई वगैरह सब कुछ नहीं हो जाती ना, तब तक के जो सारे काम है ना वो मशीनरी करती है, मतलब वो मैकेनाइज्ड प्रोसेस है पूरा का, मतलब पूरा कल्टीवेशन जो प्रोसेस है प्लफिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वो पूरा का पूरा मैकेनाइज्ड होता है इन बड़े बड़े फार्म्स के अंदर। अब देखो, हमने जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर देखा था उसमें हमने क्या देखा था, जो राइस वाला था उसमें हमने देखा था कि जो पर एरिया उसकी यील्ड ज़्यादा है लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी कम है। यहाँ पर उसका एकदम अपोजिट है, पर एरिया तो उसकी जो यील्ड है ना वो लो है, पर यूनिट एरिया जो यील्ड है वो लो है, बट प्रोडक्टिविटी पर लेबर इसकी हाई है। और ये होता कहाँ है, ये मेनली जो ग्रासलैंड्स है ना, अपने बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पर प्रैक्टिस होती है, जैसे कि यूरोप और एशिया के अंदर स्टेपीज़ हो गए, नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरीज हो गए, मतलब यूएसए और कनाडा में जो प्रेरीज रीजन है, प्रेरीज ग्रासलैंड है वहाँ पर हो गए। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना कंट्री है वहाँ पर पंपास ग्रासलैंड है वहाँ पर होते हैं। साउथ अफ्रीका में वेल्स ग्रासलैंड है वहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स ग्रासलैंड है वहाँ पर, और न्यूजीलैंड के अंदर कैंटरबरी प्लेन्स उनके अंदर। अब मिक्स्ड फार्मिंग, नाम से ही पता चलता है कि इसमें मिक्स्ड चीज़ें होंगी, या तो जो क्रॉप्स है अलग अलग टाइप के मिक्स उगाए जा रहे होंगे, या फिर यहाँ पर क्रॉप्स के साथ साथ में एनिमल्स भी रखे जा रहे होंगे। तो देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर। ये मिक्स्ड फार्मिंग है, वर्ल्ड के जो डेवलप्ड पार्ट्स है वहाँ पर होती है। एक सबसे मेन पॉइंट तो ये कि डेवलप पार्ट्स में होती है मिक्स्ड फार्मिंग, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, टेम्परेट लेट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स, जो मतलब नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के अंदर और ईस्टर्न नॉर्थ जो अमेरिका है उसके अंदर, और जो इक्वेटर के नीचे वाले हैं वहाँ पर होती है वो टेम्परेट वाले लैटिट्यूड्स में, जहाँ पर जो ठंडे इलाके हैं ना उनके उस जगह पर। ये इनकी फार्म साइज़ मॉडरेट होती है, ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी वाली बात नहीं है, बीज की फार्म साइज़ होती है। यहाँ पे क्रॉप्स होते हैं जैसे कि वीट, बार्ले, ओट, राई, मेज़, फॉडर और रूट क्रॉप्स। देखो, फॉडर वाले जो क्रॉप्स हैं ना वो इनके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है मिक्स्ड फार्मिंग का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री है ना उसको भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो अब यहाँ पर अगर आप एनिमल्स को रखोगे तो उनको खिलाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो खिलाने के लिए जो उनको चारा चाहिए तो उसकी चारा जहाँ से आता है वैसी वाली क्रॉप्स भी चाहिए, तो वो वाली जो क्रॉप्स होती है ना उनको फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं। वो जो फॉडर वाली जो क्रॉप्स है ना वो भी उगाई जाती है मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर। कौन कौन से रखे जाते हैं, जैसे कैटल हो गए, शीप, गोट, पिग, ये सारे एनिमल्स रखे जाते हैं। अब यहाँ पर इस मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि कल्टीवेशन के साथ साथ में ये जो एनिमल हस्बेंड्री है ना ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग कैसे होते हैं, देखो यहाँ पर एक तो इंटरक्रॉपिंग होती है, जैसे एक ही साल में एक ही खेत के अंदर क्या हुआ, एक लाइन इस क्रॉप जैसे एक नॉर्मली देखो एक बाजरे की उगा दी इन्होंने, और बाजरे के साथ साथ में जैसे मिलेट है, मिलेट के साथ साथ में इसने क्या किया, सेसमी सीड्स हैं वो भी स्प्रे कर दिए, कहीं पे मस्टर्ड स्प्रे कर दी थोड़ी बहुत, वापस से यहाँ पर बाजरा आ गया, और फिर बीच बीच में। तो इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि अलग अलग एक ही खेत के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने ग्रो कर रखी है, एक ही टाइप का क्रॉप नहीं है। साथ ही साथ में हर सीज़न में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं ताकि वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना उसको मेंटेन करके रख सकें, इसलिए क्रॉप रोटेशन होता है वहाँ पर, और एनिमल्स भी रखे जाते हैं। ये मेन कंपोनेंट्स है किसके, मिक्स्ड फार्मिंग के।
अब जो मिक्स्ड फार्मिंग है ना, वो उसमें हाई कैपिटल का एक्सपेंडिचर आता है, क्योंकि उसमें फार्म के लिए मशीनरी चाहिए, जो एनिमल्स रखे हैं उनके लिए भी चाहिए। और यहाँ पर हाई यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र होता है। हाई यूज़ कैसे होता है फर्टिलाइज़र का, देखा, वो क्रॉप रोटेशन करते हैं, यानी एक साल के अंदर कई बार क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं उसके अंदर, तो कभी ना कभी तो सॉइल में डिप्लीशन आएगा ना न्यूट्रिएंट्स का। उसके लिए ये लोग फर्टिलाइज़र का काम में लेते हैं। अभी केमिकल फर्टिलाइज़र भी लेते हैं, नेचुरल भी, केमिकल भी ले लेते हैं, और सिंस एनिमल भी यहाँ पे रख रहे हैं तो वहाँ से जो खाद आती है, वहाँ की जो नेचुरल खाद होती है, वो भी ये काम में लेते हैं। और फार्मर जो है, अगर इतनी सारी चीज़ें, आप मल्टीपल चीज़ें एक ही फार्म में कर रहे हो, तो जो फार्मर है उसके पास में भी कुछ स्किल्स या एक्सपर्टीज़ होनी ज़रूरी है। अब आती है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग होती है एक एडवांस टाइप की, ये क्या है, रियरिंग है। ये प्रिमिटिव रियरिंग वाली बात नहीं है जहाँ बस खुद के लिए बना लिया और खा लिया और काम ख़त्म हुआ। ये एडवांस टाइप की रियरिंग है उन एनिमल्स की जो दुधारू एनिमल्स होते हैं ना, जो दूध देते हैं, मिल्क एनिमल्स जो होते हैं, उनकी रियरिंग की एक एडवांस्ड फॉर्म होती है। कौन सी? डेयरी फार्मिंग। ये बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है, मतलब यहाँ पर पैसा अच्छा खासा काम में आता है। देखो, एनिमल्स के शेड्स बनाने के लिए, अब उनका दूध आया तो उस दूध को स्टोर करने के लिए जो ठंडे रेफ्रिजरेशन की जो सिस्टम सुविधा वगैरह, वो वाली फैसिलिटीज़ भी इनको रखनी पड़ेगी। जो वहाँ के एनिमल्स हैं उनको खाना भी खिलाना होगा, और खाना खिलाने के लिए मशीनरी आएगी, और उस मशीनरी के साथ में जब दूध निकालना होगा, देखो बहुत सारे फार्म है तो ह्यूमन जो है वो नहीं निकाल सकता, उसके लिए मशीनरी रखी जाती है, तो मशीनरी है, उसके लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो ये कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इस पर स्पेशल एम्फोसिस दिया जाता है किस पे? देखो, कैटल की ब्रीडिंग पे, उसकी हेल्थ केयर पे, और उनको ना अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले डॉक्टर से, यानी अच्छी वेटनरी सर्विसेज पे भी ध्यान दिया जाता है। ये लेबर इंटेंसिव है, यानी यहाँ पर जो लेबर है उसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जानवर है, अगर आपको उनको दूध के लिए रखना है तो उनकी आपको अच्छी केयर करनी पड़ेगी, उनको अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा उनको कोई बीमारी तो नहीं हो गया, रेगुलर इंस्पेक्शन करने पड़ेंगे, साथ ही साथ में वहाँ पर सफाई भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो इसलिए रिगरस केयर की ज़रूरत होती है फिटिंग और उनके दूध निकालने के अंदर। तो इन सब के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, और इसमें कोई ऑफ सीज़न नहीं आता। कैसे? क्योंकि दूध तो हर टाइम ही चाहिए ना। चलो आज एक जानवर ने दूध देना बंद कर दिया तो ये लोग नया खरीद के लिया है और इसको साइड में कर दिया, बट ये कंटिन्यूसली चल रहा है, तो इसमें कोई ऑफ सीज़न नहीं आता है। और ये नॉर्मली उस जगह पे होता है जो या तो अर्बन एरियाज़ के पास में होता है या फिर इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर फ्रेश मिल्क पहुंचाना होता है। यहाँ पर सड़ा गला वैसा, मतलब बासी दूध होता है ना, फटा हुआ दूध, वैसा नहीं पहुंचा सकते। इनको फ्रेश चाहिए तो उनको ऐसी लोकेशन पे रखना होगा। अब इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में सुधार आ गया, रेफ्रिजरेशन के अंदर सुधार आ गया। अगर दूध के अंदर कोई कीटाणु वगैरह हैं तो वो जो पेस्चराइजेशन का प्रोसेस होता है जिससे वो मर जाते हैं, उसमें काफ़ी सुधार आया है। प्रिजर्व करके रख सकते हैं दूध को कितने ही टाइम तक, तो ये सारे टेक्निक्स डेवलप हो गई, इसलिए स्टोरेज जो ड्यूरेशन है वो भी इनका इंक्रीज़ हो गया। और ये कहाँ पे होती है? देखो, हमने थोड़े टाइम पहले ही ये सेम जगह ना ऑलमोस्ट देखी थी। अभी वापस याद करके बताना कि कौन सी जगह थी वो। जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया रीजन है वो हो गया, और कनाडा हो गया। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या होता है? जो मेडिटेरियन सी है ना, उस सी के चारों तरफ की जो जगह हैं वहाँ पर, साथ ही साथ में सदर्न कैलिफोर्निया है अमेरिका का, वहाँ पर सेंट्रल चिली में, साउथ वेस्टर्न साउथ अफ्रीका के अंदर, और साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये होती है। मतलब यहाँ पर क्लाइमेट सेम है, इन सब जगह का क्लाइमेट कैसा सेम है? क्लाइमेट इन सब जगह का वैसा है जैसा मेडिटेरियन सी के आसपास की जो जगह है ना वहाँ पर होता है। और ये जो मेडिटेरियन रीजन है, ये सारे जो रीजन है यहाँ पे, ये एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर है किसका? सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं ना उनका। यहाँ पर क्या होती है? विटिकल्चर होता है। यहाँ पर ग्रेप की फार्मिंग होती है। ग्रेप फार्मिंग होती है, जो अच्छी क्वालिटी के जो ग्रेप्स होते हैं ना उनसे तो ये लोग वाइन बना लेते हैं, और जिनकी लो क्वालिटी होती है उनकी किशमिश बना लेते हैं, या क्यूरेंट्स होते हैं वो बना लेते हैं, यानी रीजन्स और क्यूरेंट्स।
यहाँ पर ग्रेप हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, उनके साथ साथ में ऑलिव और फिग्स भी ग्रो किए जाते हैं। देखो इटली, स्पेन वगैरह ये सारे जो रीजन है ना, ये मेडिटेरियन वाले आसपास के रीजन है, तो ये ऑलिव के लिए फेमस है। लाइक हमने सुना ही है कि पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह इन सब के अंदर ऑलिव ऑयल काम में आता है, तो ऑलिव और फिग्स वगैरह ये भी ग्रो किए जाते हैं। यहाँ पर जो क्या होता है ना, जो ग्रो वैल्यूएबल क्रॉप्स होते हैं ना, जिनके अच्छे खासे पैसे बटते हैं और जो ज़रूरत होती है लोगों को, वो वाले विंटर्स के अंदर भी उगते हैं यहाँ पर। और विंटर्स के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, तो आसपास का जो यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट है ना, उसमें इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। अब आता है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। देखो मार्केट से पता चलता है कि मार्केट ओरिएंटेड ही काम कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, हाई वैल्यू जो क्रॉप्स होती है जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स, वो केवल मार्केट पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं, खुद की यूटिलाइजेशन के लिए ग्रो नहीं करते हैं। छोटे स्मॉल फार्म्स होते हैं ये अर्बन सेंटर्स के आसपास, जहाँ से अच्छे ट्रांसपोर्ट लिंक्स हो, ताकि जो सिटीज़ है वहाँ पर इसको जल्दी से जल्दी स्प्रेड किया जा सके। लेबर इंटेंसिव होता है ये, बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल भी अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है, अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है, अच्छी खासी लेबर की ज़रूरत होती है, इरिगेशन की ज़रूरत होती है, और वैसी सीड्स चाहिए होते हैं जो हाई यील्ड देते हैं, यानी हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स होते हैं वो चाहिए देते हैं, जो खुद भी महंगे होते हैं। फर्टिलाइज़र चाहिए होती है, कीड़े नुकसान नहीं करे इसलिए इंसेक्टिसाइड चाहिए, और जो ठंडी जगह है जहाँ पर हीटिंग वगैरह मेंटेन करके रखनी पड़े, वहाँ के लिए ग्रीन हाउसेस भी ज़रूरी होते हैं। और ये नॉर्मली उन इलाकों में होती है जो डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न USA और खुद मेडिटेरियन रीजन है वो। जो इसका एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि जो यूरोपियन नेदरलैंड कंट्री है ना, उस नेदरलैंड कंट्री के अंदर फ्लावर्स उगाया जाता है, वो फ्लावर्स के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली ट्यूलिप के लिए, तो उसमें ये वाली फार्मिंग बहुत करी जाती है। एक आती है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग में क्या होता है, उसमें केवल सब्जियां उगाई जाती हैं, और ट्रक फार्मिंग एक शहर से कितना दूर होगा वो डिस्टेंस बताता है कि एक ट्रक है पूरे रात भर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, वो जितना कर सकती है उतनी ही दूरी के अंदर ट्रक फार्मिंग होगी, वैसे फार्म्स होंगे। डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट कितना होता है, और ट्रक कैन कवर ओवर नाइट, क्योंकि रात में ट्रेवल करके वापस सुबह फ्रेश सब्जियां वहाँ पर पहुँचानी भी होती है। फिर आती है फैक्ट्री फार्मिंग। ये होती है मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन्स, मतलब वैसे जगह पे होती है जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है ना, उनका मॉडर्न डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप फिर से और नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर मतलब एनिमल रियरिंग करी जाती है, बेसिकली इसमें एनिमल रियरिंग करी जाती है फिक्स्ड एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, उनको बाहर नहीं भेजा जाता, मतलब उनका एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके अंदर उसको करते हैं, जैसे कि पिग्स वगैरह रख ली, पोल्ट्री वगैरह हैं, तो इन सब का वो कंट्रोल्ड नेचर रखा जाता है इनका, उनके अंदर इन सब को रेयर किया जाता है, फिर इनके जो प्रोडक्ट होते हैं अच्छे से उनको सुपरवाइज़ किया जाता है, फिर प्रोडक्ट्स की पैकिंग होती है, उनका एक्सपोर्ट होता है। तो ये हो गई फैक्ट्री फार्मिंग, मतलब एक फैक्ट्री की जैसे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर होती है वो सारी की चीज़ें। तो इसमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, अच्छी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी सर्विस देनी पड़ती है उन लोगों को, किन को, जानवरों के लिए अच्छी सर्विसिंग। अब जानवरों को ज़्यादा ठंड नहीं लगे उसके लिए हीटिंग भी होती है, क्योंकि ये जो इलाके हैं ना यहाँ पर ठंड अच्छी खासी होती है विंटर्स के अंदर, और लाइटिंग्स कैसी चाहिए, लाइक ब्रीडिंग वाले टाइम पे लाइटिंग भी मैटर करती है, एग कितना देगी एक हैन उस पर भी डिपेंड करता है लाइटिंग के ऊपर। ओके, अब आता है कि फार्मिंग है ना, फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होके भी कई सारे टाइप्स की होती है, जैसे कोऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग, यानी एक तो फार्मर खुद कर रहा है, एक काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके कर रहे हैं, तो वैसे अलग अलग टाइप की फार्मिंग्स होती हैं। अब आती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं जो अपने रिसोर्सेज होते हैं ना उनको पूल कर लेते हैं साथ में वॉलेंटरीली, यानी उनको कोई मजबूर नहीं करता है, बट अच्छे प्रॉफिट के लिए जो फार्मर्स होते हैं ना उनके पास में जो भी सुविधाएं होती है उन सारे टूल्स को वो एक साथ लेकर आ जाते हैं, ताकि एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो और एफिशिएंट फार्मिंग हो। अब ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है ना, इसमें ये फार्मर्स जो उस कोऑपरेटिव का हिस्सा होते हैं ना, उनको सारा का सारा इनपुट्स यानी टूल्स, सीड्स वगैरह, ये इनपुट्स होते हैं ना, इनको प्रोक्योर यानी उनको दिलाने में हेल्प करती है, साथ साथ में उनका जो प्रोड्यूस होता है उसको सेल करने में भी हेल्प करती है, और साथ में उसको प्रोसेसिंग करने में भी हेल्प करती है। यानी देखो, या तो डायरेक्टली उन्होंने अपना प्रोड्यूस सेल कर दिया, या फिर वो क्या करते हैं
एंड जैसे उन्होंने आलू उगाए तो अब वो कुछ सोच रहे कि हम आलू के चिप्स बनाएं और फिर बेचें। तो ये जो प्रोसेसिंग है ना, तो इसके अंदर भी ये हेल्प करते हैं और ये सक्सेसफुल है। अभी इंडिया के अंदर भी उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है। वेस्टर्न यूरोप में है, नीदरलैंड्स में है, स्वीडन, इटली, बेल्जियम वगैरह में। डेनमार्क के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऑलमोस्ट हर एक फार्मर है वो किसी न किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक पार्ट है। कलेक्टिव फार्मिंग में होता है कि एक फार्म है, देखो इसमें जो एक फार्म है उसका ओनर तो वो फार्मर ही है, बट कलेक्टिव फार्मिंग में जो फार्म है ना, उसका ओनर भी वो फार्मर नहीं है। कलेक्टिव ओनरशिप है, सभी लोगों की ओनरशिप है उस फार्म के अंदर भी। और लेबर भी सभी के सब कलेक्टिवली प्रोवाइड करेंगे। ये वाला जो मॉडल है ना, इसको कोलखोज मॉडल बोलते हैं, कोलखोज मॉडल। और ये सोवियत यूनियन जो थी उसका मॉडल था, ताकि प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकें और एफिशिएंट बना सकें फार्मिंग को। तो मैं अपने सारे रिसोर्सेज ही वो साथ में पूल करते हैं। और ये जो प्लॉट है ना, इसमें वो खुद के यूज़ के लिए चीज़ें नहीं लेकर जा सकते, उनके खुद के डेली यूज़ के लिए उन्हें खुद के छोटे प्लॉट्स दिए हुए होते हैं। ये हो गई फार्मिंग कंप्लीट। अब आती है माइनिंग। देखो माइनिंग की डिस्कवरी, माइनिंग कैसे होती है? माइनिंग होती है मिनरल्स की खोज होती है। मिनरल्स को अर्थ में से निकालने के प्रोसेस को हम लोग माइनिंग बोलते हैं। अब मिनरल्स है ना, उनकी डिस्कवरी अलग अलग स्टेजेस पे हुई है। लाइक पहले लोगों को नहीं पता था ना, बंदरों को क्या पता था कि भाई ये मिनरल्स हैं, या हमारे काम में आते। फिर स्टोन एज वाले टाइम पे वो स्टोन से वेपन बनाने लगे। फिर धीरे धीरे उनको कॉपर की चीज़ें मिली, कॉपर से बनाने लगे। फिर अलॉय से बनाने लगे, ब्रॉन्ज से बनाने लगे, एंड देन आयरन से। तो अलग अलग स्टेजेस में डिस्कवरी हुई है मिनरल्स की, जैसे कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। शुरुआत में मिनरल्स का सिर्फ काम में लिया जाता था टूल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए और वेपन्स बनाने के लिए। पर अभी जो यूजेज है ना मिनरल्स का और माइनिंग का, उसका डेवलपमेंट हुआ है स्पेशली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में। अब ये 1000 तरीके से इन मिनरल्स को काम में लिया जाता है। और माइनिंग है, माइनिंग अलग, जो माइनिंग वाला जो प्रोसेस है, मिनरल्स को निकालने का जो प्रोसेस है, बेचने का जो प्रोसेस है माइनिंग, उस माइनिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स फिजिकल भी हो सकते हैं और इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फिजिकल कैसे? साइज़ कैसी है जो मिनरल मिल रहा है उसकी, मतलब वो कम अमाउंट में मिल रहा है कि ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है। ग्रेड कैसी है, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी की है या मीडियम है या बेकार क्वालिटी की। साथ ही साथ में वो मिल कहाँ पे रहे हैं, सरफेस में मिल रहे हैं, थोड़ा नीचे गहराई में मिल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गहराई में मिल रहे हैं। और इकोनॉमिकल, जैसे कि मार्केट में डिमांड कितनी है उसकी। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी है अपने पास में कि नहीं है, और इसमें कितना पैसा लगेगा, क्योंकि पैसा ज़रूरी है ना। अगर आपके कैपिटल पूरा ही खर्च हो जाए, आपके पास में कुछ बचे ही नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, आपके पास में कम ही प्रॉफिट बचे, तो ऑब्वियसली उसको लोग इग्नोर करेंगे, उसको नहीं एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लेबर में कितना पैसा लग रहा है, ट्रांसपोर्ट में कितना लग रहा है, उनके पास में खुद के पास में कितना बच रहा है, तो ये सारे। अब मोड ऑफ अकरेंस के बेसिस पर अपनी एनसीईआरटी में 2 टाइप की माइनिंग दी हुई है। एक है सरफेस माइनिंग और एक है अंडरग्राउंड माइनिंग। देखो सरफेस माइनिंग को हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं, और ये एक ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे है माइनिंग का। क्यों? क्योंकि इसमें जो मिनरल है ना, वो सरफेस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज में आकर हो रहा है। तो इसमें ओवरहेड कॉस्ट होती है ना, जैसे कि सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रिकॉशंस जो लिए जाते हैं अलग टाइप के उनके लिए, और जो बाकी निकालने के लिए जो इक्विपमेंट्स का होते हैं उनकी भी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। तो इसका आउटपुट अच्छा होता है और बहुत जल्दी भी मिलता है, क्योंकि सरफेस पे ही है ना, उसमें खोद के नीचे थोड़ी ना जाना है, टाइम भी नहीं लगेगा उतना। और इसका अपोजिट होता है अंडरग्राउंड माइनिंग या शाफ्ट मेथड जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े वर्टिकल शाफ्ट अर्थ के अंदर घुसाए जाते हैं और इन्हीं के थ्रू फिर ये मिनरल्स तक पहुंचा जाता है और इनको यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। तो इसके लिए स्पेशल टाइप के डिज़ाइन लिफ्ट्स चाहिए होंगे ऊपर भेजने के लिए, अच्छी ड्रिल सिस्टम चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर नीचे तक आप जा रहे हो तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। पॉइजनस गैसेस आ सकती हैं, आग लग सकती है, और वहाँ से जैसे एक छोटी सी आपने केव सी बनाई है, तो उस केव में हो सकता है पानी चला जाए, तो यहाँ पर जो वर्कर्स कर रहे हैं वो मर जाएं, फ्लड हो सकती है यहाँ पे, या ऊपर की जो ज़मीन है वो धंस जाए, मतलब केविंग इन भी हो सकती है। तो इसके लिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ती हैं और रिस्की भी है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वो माइनिंग वाले प्रोसेसिंग से और रिफाइनिंग वाले जो स्टेजेस हैं ना मिनरल वाले, उन सबसे दूर जा रही है। वो सिर्फ अभी प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहती है। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट उनमें बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि हमने देखा था पहले वाले चैप्टर में कि
वहाँ पर क्या पॉपुलेशन कम होने लग गई है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना उनमें, या स्टेबल है, तो वहाँ पे लोग कम है तो लेबर की कॉस्ट है वो ज़्यादा है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ पे लेबर कॉस्ट उतनी ज़्यादा है नहीं, तो अभी डेवलपिंग नेशंस अभी भी माइनिंग एक्टिविटीज़ से काफ़ी सारा अर्न कर रहे हैं। प्लीज़ राइट योर फीडबैक्स इन द कॉमेंट सेक्शन, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी लिखना। थैंक यू।